अतुल सुभाष। इस केस के बारे में अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस और न्यूज़ देख ली होगी, लेकिन क्या ये सिर्फ एक मेंटल स्ट्रेस और हैरेसमेंट का केस है या उससे भी बढ़कर कुछ और क्या हमारे देश भारत में मर्द खुद को इतना सेफ फील क्यों नहीं कर पाते? क्यों भारत के लॉज इतने कमज़ोर है कि यहाँ जस्टिस मिलना तो दूर आदमियों की सुनी तक नहीं जाती? समझते हैं पूरे केस और इस सिचुएशन को मेरे साथ। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं अंतिम। 9 दिसंबर 2024 34 वर्षीय अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर अपनी जान ले ली और पीछे छोड़ गए 24 पेजेस का लेटर और 90 मिनट की एक वीडियो कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तो इस केस की शुरुआत कहाँ से होती है? 2019 अतुल सुभाष, अ कंप्यूटर इंजीनियर स्पेशलाइजिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी मुलाकात होती है निकिता सिंघानिया से एक मैच मेकिंग वेबसाइट पर। शादी के अगले साल ही इनका एक बेटा हुआ। यहाँ तक तो ऐसा लगता है जैसे इन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन अतुल के दोस्त जैक्सन का कुछ और ही कहना है। जिस साल इनका बेटा हुआ उसी साल अतुल और निकिता दोनों कोविड से अफेक्ट हुए और चीजें यहीं से बिगड़ने लगी। कोविड के बीच अतुल ने निकिता और उसके बेटे दोनों का ख्याल रखा और निकिता कोविड इन्फेक्टेड भी हुई। कहीं निकिता को कुछ ना हो जाए, अतुल ने पूरी कोशिश की और वो निकिता के लिए दवाई भी लेकर आता था, लेकिन हमेशा निकिता उन दवाइयों को लेने से इनकार कर देती थी और इसी के चलते इन दोनों के बीच में झगड़े भी होते थे। और जब झगड़े बढ़ने लगे, निकिता ने घर छोड़ दिया अपने बेटे के साथ। अतुल ने अपने लेटर्स में ये तक मेंशन किया है कैसे निकिता के घर छोड़ जाने के बाद निकिता ने अतुल और उसकी फैमिली पर फॉल्स केस फाइल किए, जहां निकिता ने अतुल और उसकी फैमिली को मर्डरर और अतुल के ऊपर अननेचुरल सेक्स का आरोप लगाया और ये भी आरोप लगाया कि शादी के बाद अतुल और उसकी फैमिली ने मिलकर 10 लाख का दहेज भी मांगा। इस रकम के स्ट्रेस की वजह से निकिता के फादर की डेथ भी हो गई। यहाँ अतुल पॉइंट आउट करते हैं कि निकिता के फादर उनके शादी से पहले ही बीमार थे और पिछले 10 सालों से एम्स में अपना इलाज करा रहे थे। इन सब केस को सेटल करने के लिए निकिता और उसकी फैमिली ने सुभाष से 1 करोड़ की डिमांड की, लेकिन कुछ ही दिन बाद ये वैल्यू 1 करोड़ से 3 करोड़ हो गई। इतना कुछ सफर करते हुए एक दिन अतुल निकिता से कहते हैं, हर साल कई मर्द अपनी जान ले लेते हैं ऐसे फॉल्स केस की वजह से। और सामने से निकिता का जवाब आता है, तुम क्यों नहीं ले लेते? ये बातें जज के सामने हो रही थी और क्या आप जानते हैं निकिता के इस स्टेटमेंट के बाद जज ने क्या किया? शी लिटरली लाफ। इंडियन लॉज के बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले केस को समझते हैं। अतुल ने अपने लेटर्स में लीगल सिस्टम को लेकर फ्रस्ट्रेशन भी शो किया, जहां वो बताते हैं कि एक केस खत्म नहीं होता था कि दूसरा फाइल हो जाता। नो मैटर वो कितना भी ट्राई कर ले, लॉज उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर रहा था। लीगली अतुल को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उसको और उसकी फैमिली को हरास किया जा रहा था और हरासर्स का साथ दे रही थी ये लीगल सिस्टम। शायद अगर उस वक्त लीगली अतुल को सपोर्ट मिल जाता तो शायद वो सुसाइड नहीं करते। 15 दिसंबर 2024 की सुबह खबर आती है कल्प्रिट्स को पकड़ लिया गया है, जिसमें निकिता सिंघानिया, उनका भाई अनुराग सिंघानिया और उनकी मां निशा सिंघानिया भी शामिल थे। अकॉर्डिंग टू शिव कुमार, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ कर्नाटका, इन तीनों को गुरुग्राम ब्लॉसम स्टेज पीजी में पकड़ा गया और अभी इन तीनों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या सच में कल्प्रिट्स को पकड़ लिया गया है या रियल कल्प्रिट्स अभी भी बाहर है? इस केस में सिर्फ निकिता या उसकी फैमिली कल्प्रिट्स नहीं है। क्या सबसे बड़ा कल्प्रिट तो लीगल सिस्टम है, जिसने अतुल की एक ना सुनी और उसकी परेशानियों पर हंस दिया। अभी आप जिसकी इमेज देख रहे हैं, ये है वो लेडी जिसने अतुल के सुसाइड वाले स्टेटमेंट पर हंस दिया था। अतुल अपने लेटर्स में ये भी बताते हैं कि जब ये कन्वर्सेशन हो रहा था उस वक्त जज ने अतुल से 5 लाख रुपए की डिमांड की और कहा कि वो निकिता के डिमांड्स को एडजस्ट करवा सकती है। उसने ये भी कहा ये पैसे मिलने पर अतुल के पेरेंट्स को इतना सफ़र नहीं करना पड़ेगा और वो ये सारे केसेस रीजनेबल अमाउंट में फिक्स करा देगी और अगर अतुल ने पैसे नहीं दिए तो उसे और उसके पेरेंट्स को बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अब यह सवाल उठता है इंडियन लॉ सिस्टम पर। क्या हमारे देश के लॉ इतने कमज़ोर है कि आज के टाइम किसी को जस्टिस मिलना तो दूर उसकी सुनी तक नहीं जाती? और
अभी तक इस जज को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इसको लेकर कोई फेमिनिस्ट या एक्टिविस्ट क्यों नहीं बात कर रहा? ऐसे केस आए दिन आते रहते हैं जहां मर्दों पर झूठे केस फाइल किए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत से फेमस इंसिडेंट्स हैं जहां पर पहले दोषी मर्द को पाया जाता है, लेकिन बाद में वो सारे एलिगेशंस फॉल्स पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों मर्दों की नहीं सुनी जाती? क्यों उनके स्टेटमेंट्स को फॉल्स करार दिया जाता है? हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में कुछ मेजर इश्यूज है जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अगर कोई लड़की बिना प्रूफ के भी किसी लड़के पर चार्ज फाइल करती है, उस लड़के की बिना सुने ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, चाहे वो बेकसूर ही क्यों ना हो। ऐसे रीसेंट केसेस आपको बहुत देखने को भी मिलते हैं जहां विक्टिम ही असली गुनहगार साबित होता है। हमारे लीगल लॉज में एक जेंडर को ज्यादा प्रोटेक्शन और बेनिफिट्स मिलते हैं कंपैरिजन टू अदर जेंडर। लाइक सेक्शन 498 इसलिए बनाया गया था ताकि औरतों पर हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस या क्रूएलिटी को फिक्स किया जा सके, लेकिन कुछ औरतें या लड़कियां इसका मिसयूज करती है। औरत से थप्पड़ खाकर आया है, शायद इसी की गलती होगी। ये लाइंस आपने कई बार सुने होंगे या शायद कई बार आपने ही यूज किए होंगे, पर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें लगता है कि अत्याचार सिर्फ औरतों पर होता है, क्योंकि मर्द हमेशा गलत होता है। आई होप आपको ये वीडियो देखकर समझ आ गया होगा कि मेन इशू कहाँ है और क्या फिक्स होना चाहिए। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।